सकते हैं कि राजद जो है कमजोर है? नहीं, राजद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ राजद कमजोर है। राजद कमजोर, यदि राजद के साथ यदि जदयू लड़ती है कमजोर कैसे हो जाएगी? देखिए अभी क्या है ना कि अभी अगर बिहार की हाल स्थिति को अभी अगर देखा जाए, अभी की स्थिति को जो देखा जाए, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी नीतीश कुमार से अभी ढेर सारे लोग जो है ना, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या वो पब्लिक के बीच में अपने आप को जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी छवि अब थोड़ी बहुत बिगड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक। आज के पाठक ने ये उन शिक्षकों को बता दिया कि पढ़ाया कैसे जाता है। ये सिस्टम थी पहले हमारी, 12 बजे लेट नहीं, 1 बजे भेंट नहीं, मतलब 12 बजे तक अगर हम जा रहे हैं अपने दफ्तर तो लेट नहीं है, और 1 घंटा बैठे और 1 बजे तक अपने घर को निकल गए तो भेंट नहीं। अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा चाल चला, लॉलीपॉप हमारा, लॉलीपॉप, पूरी लॉलीपॉप। अब क्या आपको देखने से या सुनने से या इस चीजों को समझने से ये नहीं लग रहा है कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये समझ रखा है कि बीजेपी जो है वो हिंदू माइंडेड है, वो हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पटना कार्यालय में हैं और यहाँ हमारे साथ मिथिलेश जी हैं। आइए उनसे जानेंगे कि आगे लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, आखिर कांग्रेस और जो महागठबंधन की अभी जो महागठबंधन की तैयारी है वो कैसी है। क्या लगता है कि आगे चल के महागठबंधन में दरार आएगी या नहीं, और बीजेपी आखिर किस प्रकार की तैयारी करेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है केंद्र में। और अब की बार क्या लगता है, क्या बिहार में बीजेपी पहले के मुताबिक अपना सीट ला पाएगी या नहीं? हमारे साथ मिथिलेश जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या लगता है। मिथिलेश जी, बिल्कुल राजीव जी, आपने जो क्वेश्चन किया मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ, जो जदयू और राजद का जो अभी गठबंधन दोनों का चल रही है बिहार में, इसमें बीजेपी का जहां तक बात की जाए उसमें ये है, देखिए राजीव जी, सीट अपना नहीं छोड़ेगा। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जदयू और राजद, ठीक है जी जी, एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। जदयू अपने में भी कमजोर नहीं है, राजद अपने में भी कमजोर नहीं, आपको पहले जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो राजद का एक भी अभी लोकसभा सीट नहीं है बिहार में, और जदयू पहले से 16 सीट पे अभी एमपी है उनका। जब भी 40 सीट में बंटवारा होगा तो 16 सीट जो वर्तमान में उनके एमपी हैं तो वो तो सीट नहीं छोड़ेंगे, और एक्स्ट्रा 40 और एक्स्ट्रा 4-5 तो लेंगे ही। मान लीजिए 21 सीट तो नहीं लेंगे, उसके बाद बाकी सीट तो 19 सीट बचता है। आखिर 19 सीट में कितने दल बटेंगे, क्योंकि गठबंधन में काफी पार्टी है। देखिए सोचने वाली बात यहाँ और कहने वाली बात यहाँ ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस समय जदयू को इतनी सीट आई थी, या इनके सिटिंग कैंडिडेट अभी जो भी अभी है वर्तमान में या पहले से जो थे, वो बीजेपी के साथ थे, इसलिए उनको इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। वो बीजेपी के साथ थे, अभी राजद के भी साथ हैं तो अब वो राजद के साथ आए अच्छा तो एक चीज तो आपको मानना होगा, जब बिहार में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, राजद खुद अकेले लड़ गई, सर्वाधिक सीट लाने वाली राजद पार्टी बनी, तो आप कैसे मान सकते हैं कि राजद जो है कमजोर है? नहीं, राजद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ राजद कमजोर है। राजद कमजोर, यदि राजद के साथ यदि जदयू लड़ती है कमजोर कैसे हो जाएगी? देखिए अभी क्या है ना कि अभी अगर बिहार की हाल स्थिति को अभी अगर देखा जाए, अभी की स्थिति को जो देखा जाए, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी नीतीश कुमार से अभी ढेर सारे लोग जो है ना, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या वो पब्लिक के बीच में अपने आप को जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी छवि अब थोड़ी बहुत बिगड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, ये इनकी छवि थोड़ी गड़बड़ाती नजर आ रही है। हाँ, ये तो कहना जायज होगा, आपका कहना भी सही है कि राजद तो कोई छोटी मोटी पार्टी है नहीं, वो भी सीट शेयरिंग में यदि राजद यदि 20 सीट ले लेता है तो फिर जदयू कहाँ जाएगी? अब तो ये तो आप, क्योंकि देखिए अब नीतीश कुमार को तो आप इतने भी मतलब कम में आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कहा जाए कहा जाए नीतीश कुमार को, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी 20 सीट आरजेडी को दे दे, ये संभव नहीं है। तो किसी को तो समझौता करना होगा ना, तो जदयू आखिर समझौता किस शर्त पे करे, क्योंकि वो पहले से 16 सीट पे है, वो 16 सीट को पहले छोड़ेगा नहीं और कुछ तो एक्स्ट्रा लेगा नहीं, ये तो निश्चित है। ये तो देखिए अब ये तो चाचा भतीजा की जोड़ी है, और चाचा भतीजा की जोड़ी में अगर कहा जाए तो
देखिए अभी समय थोड़ा और गुजरने दीजिए, थोड़ी समय को और आगे बढ़ने नहीं, दीजिए। ये आशंका नहीं लगा ये कि आशंका कहीं गठबंधन गड़बड़ा जाएगा। ये आशंका हमारे और आप लोगों के बीच में ये जायज है करना, ये बात करना हमारा जायज है, या ये पब्लिकों को, ये हमारे जो दर्शक है उनको बताना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा समय का और इंतजार कीजिए। कुछ बहुत सारे जो अनुमान जैसे कि लगाए जा रहे हैं, अभी भी कई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी सीट शेयरिंग की बारी आएगी सरकार में दरार पड़ेगी, और जो गठबंधन जो अभी बना के रखी है उसमें दरार पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हम जो अंदेशा लगाया जा रहा है राजद और जदयू अलग हो जाएंगे, फिर जदयू कहाँ जाएगा। क्या आपको अभी नहीं लग रहा है कि आगे जो दरार पड़ेगी, क्या वो दरार अभी आपको दिखने रहा है? दरार तो अभी से पड़ना शुरू हो चुका है। जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके का बिहार का अभी हालिया स्थिति चल रहा है, दरार तो पड़ना शुरू हो चुका है सर। रुका कहाँ है दरार? ये दरार, ये बहुत बड़ा भाग देखने को कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जरूर आप लोगों के नजर के सामने आएगा। अच्छा, अब हम मिथिलेश जी से सवाल करते हैं। मिथिलेश जी, क्या लगता है अगर यदि बीजेपी यदि चुनाव लड़ती है तो उनके पास कौन सा चेहरा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री का दावा करेगी वो? देखिए राजीव जी, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर बिहार के लिए अगर सही मायने से देखा जाए मुख्यमंत्री के हैसियत से, तो मैं सपोर्ट करूंगा चिराग पासवान जी को, क्योंकि उनके पास क्वालिटी। चिराग पासवान जी एलजेपी से आते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगले बार जब भी लोग विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने अपने आप को मोदी का हनुमान बताया था। बिल्कुल 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 राजीव जी सही बोल रहे हैं जी। तो क्या लगता है हनुमान जो है राम का पांव पकड़ लेंगे, हो सकता और है, आ जाएंगे सत्ता में? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी का जो हालात है ना, ये नीतीश कुमार जी की भी बात किए, तेजस्वी यादव का जहाँ तक आरजेडी की सवाल है, और महागठबंधन का जहाँ तक ये है, तो इसको चिराग पासवान को भी एलजेपी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। देखिए मेरा कहना यह था मिथिलेश जी कि चिराग पासवान और अगर तेजस्वी यादव को अगर मैं हम दोनों के बीच में अगर एक सिमिलरिटी बैठाया जाए तो हमें लगता है और बिहार की जनताओं को भी लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव से वो अच्छा एक विकल्प है, चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास बोलने की एबिलिटी कुछ करने की एबिलिटी है, उनके पास वो ठोस निर्णय लेने का वो शक्ति है कि वो ठोस निर्णय लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी के समय को कम में तो नहीं आ रहे, नहीं हम आंक नहीं रहे हैं कम, लेकिन अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को अगर देखा जाए, दोनों में अगर तेजस्वी यादव, तो हम आप शायद एक चीज भूल रहे हैं, तेजस्वी यादव अगले बार अकेले थे, उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की थी उस चीज को आप भूल रहे हैं। एक दिन में 35 रैलियां कर लेते थे वो सर, रैलियां कर लेते थे। और अभी जिस प्रकार से अभी जो शिक्षकों की बहाली हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, उनमें आपको कहाँ कमी लग रहा है? कैसे कमी नहीं है सर? ये बताइए कि ये जो बीपीएससी के थ्रू जो ये शिक्षक की बहाली हुई है, आज 1,20,236 शिक्षक जो बहाल हुए हैं, ये शिक्षक वही बहाल हुए जो सर 25 सालों से बिहार में ये वैकेंसी पड़ी हुई थी। बिल्कुल, मेरे मन में भी यही सवाल चल रहा था, ये वैकेंसी पड़ी हुई थी, और ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, जो नीतीश कुमार अपने आप को पीएम कैंडिडेट फेस आगे कर रहे हैं, तो उन्हें तो कम से कम अपने फेस को आगे करने के लिए कुछ तो ऐसा अपना पूरे गठबंधन में पीएम फेस हम किसको कहेंगे? नहीं, गठबंधन में हम पीएम फेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की बात, ये जो हम नौकरी रोजगार की गठबंधन की भी बात कर रहे हैं जी, ये क्या कहते हैं, रोजगार और नौकरी की जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं जी, उसमें हम किसको आखिर प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हैं? उसमें तो हाँ, प्रधानमंत्री का दावेदार हम लोग मान रहे हैं, राहुल गांधी जी। नहीं, हम लोग मान रहे हैं किनको? हर एक महीने के लिए हर एक कोई प्रधानमंत्री रहेंगे उसके फेस में से। ये तो अजीब वाली बात हो गई। जिस तरीके से अभी के जो समीकरण चल रहा था उससे हालिया स्थिति तो हमें वही बता रही है, सभी कोई उतर रहे हैं, सभी कोई उतर रहे हैं, हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं हूँ। हर पार्टी, हर क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने क्षेत्र में एक अपनी मजबूती को बना कर रखते हैं, और हर कोई चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम इतने सीट को ला के दें जो इंडिया गठबंधन में अपने फेस में पीएम पद के लिए आगे बढ़े। और ये जो आपने
शिक्षक के बहाली के बारे में जो बात की, ये 25 साल से सर ये बहाली रुकी पड़ी हुई थी। अभी भी हमारे बिहार में अगर बात किया जाए तो 25 साल से प्रोफेसर की भी बहाली बची हुई है, स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली बची हुई है। जो एक कोरोना काल के समय में, जिस समय आपको स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए जब अप्लाई किया गया था, और जिस तरीके से जो कहते हैं कि जांच घर के लिए एक लैब के जो हेड होते हैं उनके लिए जो बहाली हुई थी उस समय, तो कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो पटना आके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद से आज तक वो इंतजार में बैठे हैं कि मेरा ज्वाइनिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके घर में ही रहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में भी काफी ज्यादा सुधार नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है, एकदम नहीं हो पाई है। आज हालिया स्थिति अगर आज आप देख ले, आज एक मैटर, एक छोटा सा मैटर ही कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं, दरभंगा एम्स को लेके। आज दरभंगा एम्स को लेके इतनी खींचम तारीख चल रही है जिसके बारे में कहा जाए तो दरभंगा की जनता, क्या दरभंगा से लेके सीमांचल से लेके नेपाल तक जो उस एम्स का सुविधा और लाभ उठाएगा, उसके साथ इतना बड़ा खेल किया जा रहा है, इतनी बड़ी खेल की जा रही है जिसे कहा नहीं जा सकता है। ये डीएमसीएच का जो ये एक भाग था जिसमें उन्हें 200 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था, और वहां मिट्टी भराई का काम भी स्टार्ट हो चुका है। वो तो गड्ढा वाला जमीन दे दिया। नहीं, मैं डीएमसीएच की बात कर रहा हूं। आज बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद, बीजेपी से हटके आरजेडी के साथ जाने से आज क्या है कि केंद्र का वही प्रोजेक्ट जो डीएमसीएच में बनने वाला था, आज उसे सोबन में दे दिया गया है। जो 50 फीट का गड्ढा है उसे मिट्टी भरते भरते और उस पर एम्स जो बनाएंगे तो उसकी मजबूती कितनी होगी, ये एक क्या कहें, चर्चा का विषय, ये चर्चा का विषय है ही। आज वो लोग सब कोई कह रहे हैं कि मैं तो जमीन दे रहा हूं। अच्छा, के पाठक जान रहे हैं अच्छे से, के पाठक का कुछ निर्देश आ रहा है जो शिक्षकों को लगातार पसंद आ ही नहीं रहा। शिक्षक के माहौल में एक खलबली सी बचा के रख दी है के पाठक ने। हाँ, एक बात तो कहना पड़ेगा, नाम से डर रहे हैं शिक्षक। नहीं, काम से डर नहीं रहे, नाम से डर रहे हैं। आज के पाठक ने ये उन शिक्षकों को बता दिया कि पढ़ाया कैसे जाता है, समय पर आया कैसे जाता है, ये क्या सफाई कैसे रखी जाती है, बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी कैसे होती है। से सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अत्याचार नहीं कर रहे हैं। ये अत्याचार कैसे है सर? ये आप बताइए, 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहना है, जब छात्र रहेंगे ही नहीं। स्कूल में छात्र छोड़ने का समय हो जाएगा 4, शिक्षक वहां क्या करेंगे 1 घंटा स्कूल में बैठ के? आप ही समझाइए। आपको क्या लगता है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा रखने का कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे रूरल जगह हैं जहाँ पे शिक्षक जो है काफ़ी दूर से जाते हैं, रोज आना जाना करते हैं। यदि वो 5 बजे निकलेंगे, समझ लीजिए 100 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है, मान लीजिए किसी ट्रेन से ही यदि ट्रैवल करते हैं, घर वो कितने बजे पहुंचेंगे? चर्चा का विषय ये भी है ना, ये भी सोचना होगा ना। क्या पाठक बस रूल बना देंगे तो रूल को चलाना होगा, ये तानाशाही तो नहीं ना है भाई। नहीं, ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। ये तानाशाही क्यों, अगर शिक्षकों को ये तानाशाही क्यों लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप बताइए तो, पहले यहाँ की व्यवस्था, विवेक जी आप बताइए तो, आखिर शिक्षक 1 घंटा एक्स्ट्रा रह के स्कूल में करे क्या? मैं बता रहा हूँ, अपने बिहार में एगो ठेठ भाषा है, जो ये ठेठ भाषा पहले शिक्षकों के द्वारा या बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में ये चलता था, 12 बजे लेट नहीं, 1 बजे भेंट नहीं। ये सिस्टम थी पहले हमारी, 12 बजे लेट नहीं, 1 बजे भेंट नहीं। मतलब 12 बजे तक अगर हम जा रहे हैं अपने दफ्तर तो लेट नहीं है, और 1 घंटा बैठे और 1 बजे तक अपने घर को निकल गए तो भेंट नहीं। आप कराई कीजिए 9 बजे स्कूल में शिक्षक को वहां उपस्थित होने के लिए है, कह सकते हैं। लेकिन आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जहां से आप छात्रों को छुट्टी दे भी दिए हैं, फिर भी स्कूल में बैठा है, ये कहां तक सही? ये क्या, आखिर क्या कारण है? स्कूल में बैठ के क्या करना? बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो इस चारे में गणना कर सकते हैं कि कितने बच्चे मेरे स्कूल आए, उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, कौन से टीचर उपस्थित थे, कौन से टीचर अनुपस्थित थे, क्या कारण था, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। ये प्रधानाचार्य के साथ बैठ के इन लोगों को डिस्कस करना पड़ता होगा। आप शनिवार को छुट्टी दे रहे हैं हाफ टाइम की जी, उस दिन आप इस बात पर चर्चा करवा लीजिए। देखिए ये जरूरी, यदि ये बात है तो नहीं,
आप वही चीज तो मैंने कहा कि 12 बजे लेट नहीं 1 बजे बैठने। जब पहले मैं काम नहीं करता था या पहले लोग काम नहीं करते थे और उस समय तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज 9 से 5 अगर बैठा दिया गया तो ये अच्छा एक चीज बताइए, छुट्टियां रद्द कर दी गई, शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी गई, जितिया जो बिहार का काफी महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या टारगेट नहीं किया जा रहा है? और जहां तक हो सके ईद की छुट्टी 3 दिन कर दी गई, बकरीद की छुट्टी 3 दिन कर दी गई, जो छुट्टी 1 दिन की हुआ करती थी। ये अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा चाल चला, लॉलीपॉप हमारा क्या? लॉलीपॉप, पूरी लॉलीपॉप। अब क्या आपको देखने से या सुनने से या इस चीजों को समझने से ये नहीं लग रहा है कि ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। हर कोई जनता, बिहार की हर एक जनता, वो सब जान रही है कि ये लॉलीपॉप ही है तो और क्या है। तो वो अल्पसंख्यक भी जान रहे हैं। अल्पसंख्यक भी जान रहे हैं, तो अल्पसंख्यक जाएंगे किसके साथ? बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। ये थोड़ा है, ये है जो अच्छा काम करे उसके साथ नहीं, ये बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है शुरू से, बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है शुरू से। आप देख लीजिए, हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी की हम कई सारी खामियां गिना देंगे है, खामियां हम ये नहीं करें। आपने रेलवे को, नहीं देखिए, रेलवे जो है उसको आपने दे दिया। अल्पसंख्यकों ने ये समझ रखा है कि बीजेपी जो है वो हिंदू माइंडेड है, वो हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बीजेपी के बारे में अल्पसंख्यक यही सोचते हैं। आज बहुत सारे सुविधाएं जितना हिंदू को मिल रहा है उतना मुस्लिम को भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, या दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, दोनों को बराबर का हक मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो सोच, वो पुरानी सोच, वही सोच चलते चले आ रही है। आज के समय में लोग बदलने की कोशिश अपने आप को नहीं कर रहे कि एक बार तो सरकार बदल के देखो, या एक बार तो किसी तरीके से अपने आप को ऊपर आके भी तो देखो कि इसके आगे भी तो कुछ है। फिर वही ढाक के 3 पात, वही गांव का कहावत। आप तो वही, आप ये बात बोल रहे हैं तो बीजेपी भी तो लगातार 2 बार रही गई है ना। अब पुर मोहम्मद के साथ कब से अपनी सरकार बना के रखी है? बीजेपी 2 बार से रही है, फिर भी तो नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ नहीं रहे हैं। उनको कुर्सी से प्यार है, वो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है, और वो प्यार अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हो चुका है उनका। ठीक है, वो रिझाने के लिए वो यूपीएससी के थ्रू भारत से, पूरे भारतवर्ष से हर स्टूडेंट को, अलग अलग स्टेट से हर स्टूडेंट को चांस दिए कि आइए और बिहार में आप आके नौकरी कीजिए और बच्चों को शिक्षा प्रदान कीजिए। क्या आपको लगता नहीं है क्या मेरे बिहार के युवाओं के साथ ये गलत नहीं हुआ? देखिए, अगर कहा जाए तो ये मैं क्या बोलूं या आप क्या बोले, ये तो दिल बता रहा है लोगों का कि, और उन छात्रों का कि उन पे क्या बीत रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पे है। हाँ, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और बिहार का स्टूडेंट जब यूपी हो, झारखंड हो और भी कोई भी राज्य हो तो उसमें उसको पूरा तरह से जो है सो सीट ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार सरकार जो है सो यूपी को न्योता दे रहे हैं, झारखंड को न्योता दे रहे हैं, और हमारे बिहार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्री करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई सीट जो है जो नहीं पुर रहा। आपके अंदर क्वालिटी है तो आप एग्जाम दीजिए, आप उन झारखंड और यूपी वाले छात्रों को फिर तो बिहारियों को तो मिलना चाहिए, बिहारियों को भी तो मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि जो बहाली निकाला था उसमें रिजर्व कोटा रख देता था क्या कि बिहार? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। जैसे मान के चलिए जो झारखंड में चलता है, जो मैं बिहारी को 10% ही दूंगा, मेरा 90% झारखंड का ही रहेगा। बात मैं भी बोल रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो उसी हिसाब से जो हमारे बिहार सरकार को भी करना चाहिए, ना कि बराबर करना चाहिए। क्योंकि हमारे बेरोजगार में एक तो बहाली जल्दी से नहीं आती है, ठीक है, और बहाली आती भी अगर है तो एक टीचर का उसमें भी जो है सो कई राज्यों को न्योता दे दिया गया है। क्या विवेक जी? अगर कहा जाए तो इसलिए न्योता दिया गया है क्योंकि बिहार एक श्रमिक राज्य है, और यहाँ के जितने भी, मतलब क्या कहेंगे, बिहार का दुर्भाग्य है जो यहाँ के जितने भी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं वो बाहर जाके उस स्टेट को चमकाते हैं, उस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बिहारियों का बहुत सारा योगदान हर एक स्टेट को आगे बढ़ाने में है। बिल्कुल, आज कहीं भी आप चले जाइए,
आपको वहाँ एक न एक बिहारी जरूर मिल जाएगा काम करते हुए, जो उस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक योगदान दे रहा है। क्या वो योगदान हमारे नीतीश कुमार जो बाहर के स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, क्या वही लोग आज हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए योगदान नहीं दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात चलिए, है। आखिरी में देखिए, हर मुद्दा, हर चीज एक अपने जगह पर बहुत कटु सत्य है, और इस सत्य को अगर सही आंखों से देखा जाए तो हम कहेंगे कि आंख में आंसू जरूर, हर बिहारियों के आंख में आंसू जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर बिहारी के आंख में आंसू जरूर होगा। आज हम किस पायदान पे आके खड़े हैं, ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी को भी सोचना था। लालू जी के कुर्सी छोड़ने के बाद से वही नीतीश कुमार जी ने आया। हाँ, उन्होंने लालू जी रेलवे के लिए जितना काम किया है, ठीक है, हम लालू जी रेलवे के लिए काम किया, वो केंद्र के लिए काम किए हैं सर। हम राज्य के लिए अपने बात कर रहे हैं, हम अपने बिहार राज्य के लिए बात कर रहे हैं सर। आज आप देख लीजिए, आज आप सर्वे करवा लीजिए, 1985 टू 1990 तक के जितने भी बॉर्न पैदा लिए हुए बच्चे हैं ना, उसमें से मात्र 2 से 3% के पास आज नौकरी है। तो सारे के सारे बाहर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्था से BCA करके हो, BTech करके हो, IT करके हो, वो कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार को भी देखना चाहिए। जी 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 जी, जिन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो राज्य का मुखिया है वो खराब है। नीतीश कुमार खराब नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया, नो डाउट उन्होंने किया, चाहे वो बीजेपी के साथ रह के करे, चाहे वो राजद के साथ रह के करे, उन्होंने किया। लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंचा पाए अपने बिहार को जहां हर एक श्रमिक तो होना चाहिए। वो आंख भरे आंसू से देखता रह गया नीतीश बाबू के पास। ये होना चाहिए था। हमारा लीडर, हमारा मुखिया इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि अपने साथ साथ अपनी जगह, अपने लोगों को लेकर आगे बढ़े। चलिए, आज हमने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पर बात की। आगे भी इस प्रकार की चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए KBC न्यूज़। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद।